हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है गौरव शर्मा और हम लोग यहाँ पर बात करने आए हैं आपसे कि MPPSC 2019 आपके पास जो है, इस MPPSC 2019 का जो मेंस है, अब इसके लिए क्या आपको करना चाहिए। 2019 मेंस को अगर अपन थोड़ा सा टाइम देने की कोशिश करें तो ऐसा समझ लीजिए कि हमारे पास 60 डेज़ के अराउंड है। जैसा कि अभी कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं है तो हम लोग समझ सकते हैं कि लगभग 60 दिन तो हमारे पास हैं। इन 60 दिनों में क्या किया जा सकता है, इस पे अपन क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए, ये तो आपके पास एक्सक्यूज होना नहीं चाहिए कि हमें टाइम नहीं मिला था तैयारी करने के लिए, क्योंकि हमारा जो 2019 का प्रीलिम्स है, ये पीटी का एग्जामिनेशन जनवरी 2020 में हुआ था और अभी अगर अपन बात करते हैं तो हमारा चल रहा है नवंबर। मतलब ऑलमोस्ट आपको 9 मंथ के आसपास मिले थे। और ये भी हम लोगों को आइडिया लग जाता है पीटी देने के बाद कि हमारा जो प्रीलिम्स है, ये प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है या नहीं। अगर आप इतना भी नहीं समझ पाते हैं तो शायद आप लोगों ने तैयारी सही तरीके से नहीं की है। और जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा था, उन बच्चों ने अपनी तैयारी को एक दिशा देना स्टार्ट भी कर दिया था, क्योंकि हमें पता था 2019 में आपके पास जो है, इस मई 2020 में हमारा मेंस एक्सपेक्टेड था। लेकिन कोविड-19 आया तो उस कोविड-19 के कारण सारी परिस्थितियां आपके पास जो हैं ये बदली और हमारा जो मेंस है ये थोड़ा सा डिले हो रहा है। इसके पीछे एक राजनीतिक कारण भी है, लेकिन राजनीति तो चलती रहती है। हम अपने बारे में बात करते हैं। अब ऐसा समझ लीजिए कि आपका जो मेंस है ये एक्सपेक्टेड है जनवरी 2021, या आपसे बात करूं फरवरी 2021, जनवरी 2021 या फरवरी 2021 में हमारा मेंस हो सकता है, ऐसी संभावना है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, पहले तो आप एक चीज पर फोकस करिएगा कि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की है, तो जो सिलेबस है आपका, अभी तक बहुत सारे बच्चों ने 80% के आसपास, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 90% सिलेबस को तैयार कर लिया होगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 50 से 60% के आसपास सिलेबस को तैयार किए होंगे, और कुछ ऐसे हैं जो अभी भी 10% के आसपास बैठे हुए हैं। मतलब अगर अपन थोड़ा सा इसको कैटेगराइज करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपके पास 20 20% की उनके पास क्या है, कमी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 10% की सिर्फ कमी है। कुछ ऐसे हैं जो 50-50 के आसपास क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं। अब ये जो कैटेगरी है ये सिलेबस के आधार पर है। इनमें से भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर राइटिंग पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया है। अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं तो भी आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये सारी बातों पर हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए, अपन इसकी दो कैटेगरी बनाते हैं। पहली चीज़ तो क्या कि अगर मैं यहाँ पर PSC 2019 के बारे में आपसे बातचीत करता हूँ तो आप सबको पता है हमारे पास 6 पेपर होते हैं, 6 पेपर होते हैं, और इन 6 पेपर का एक मोटा मोटा क्लासिफिकेशन आपके पास इस तरीके से होता है कि 3 आपके पास मेजर टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक जो बहुत बड़े हैं। जैसे अपन GS फर्स्ट के बारे में बात करें, GS आपके पास जो सेकंड है, और GS थर्ड की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं। ये बड़े पेपर हैं क्योंकि ये आपके पास 900 मार्क्स आपको यहाँ पर क्या करते हैं, दिलाते हैं। आगे अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ, ये GS 4, या हम बात करें GS 5, या हम लोग बात करें GS 6, ये आपके पास ऐसे पेपर हैं जो आपको 500 के आसपास क्या करते हैं, मार्क दिलाते हैं। लगभग 500 नंबर आपको ये दिलाते हैं। तो जनरली जो कहानी चलती है एग्जाम की तैयारी के बारे में, बच्चों को एक चीज़ सिखाई जाती है कि आप ऐसा करिए कि जो 3 पेपर आपके पास हैं, GS 4, GS 5, GS 6, आप इन पे अच्छा होल्ड कर लीजिए। अगर आपने इन पे अच्छा होल्ड कर लिया है तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। बच्चे आप एक बात देखिए, इधर आपको 500 नंबर मिलते हैं और इधर आपको 900 नंबर मिलते हैं, तो सिलेक्शन का आधार कौन से सब्जेक्ट हैं, ये तो आपको सोच के चलना पड़ेगा। ये हमारे पास GS 1,
GS2, GS3। इसमें आसानी क्या है, वो सारी चीज़ें आती हैं जिनको आप लोगों ने ऑलरेडी पीटी में पढ़ा हुआ है। और ये जो 3 पेपर आपके पास होते हैं ये ऐसे हैं जो न्यू हैं और ये आपके पास इंट्रोड्यूस होते हैं कहाँ पर, मेंस में। तो ये भी एक समस्या है। तो देखो ये 2 क्लासिफिकेशन है, ऐसे सब्जेक्ट जो आपके पढ़े हुए हैं और ऐसे सब्जेक्ट जो आपके नहीं पढ़े हुए हैं। आज आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा बैठिए, पुराने पेपर निकालिए और पुराने पेपर निकालने के बाद आप देखिए कि ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो आपको आती हैं और ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं जो आपको नहीं आते हैं। मतलब आप टॉपिक्स का क्लासिफिकेशन कीजिए मेजर टॉपिक्स में कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो मेजर हैं, जिनका रोल बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन आपके पास आते ही आते हैं जैसे और नंबर आपको दिलाने वाले हैं। अगर मैं जीएस की आपसे यहाँ पर बातचीत करूँ तो हमारा एमपी बहुत आता है, इसकी हिस्ट्री आती है, इसकी ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमी आता है, सोसाइटी आती है, सब कुछ एमपी का आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं जो डिजास्टर एंड वाटर आपके पास मैनेजमेंट है, ये वाला इशू आपको देखने को मिल जाएगा। या हम लोग बात करें जो हमारे सोशल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज की आपसे बातचीत करते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये वाले पोर्शन आपको देखने को मिलते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन, देखिए बेटा अपन पेपर की बात नहीं कर रहे हैं, टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। ऐसे मेजर टॉपिक्स एमपी, और एमपी को भी आप स्पेसिफिक कर लीजिए। स्पेसिफिक करने का मतलब क्या है, एमपी का हमें जियोग्राफी भूगोल की आपसे बातचीत करते हैं, एमपी का आपके पास जो कल्चर है इस कल्चर की आपसे यहाँ पर उम्मीद करते हैं, और एमपी का आपके पास जो हिस्ट्री है इसकी उम्मीद करते हैं। साथ में इकोनॉमिक जो जियोग्राफी है या इकोनॉमी जो एमपी की है इसकी आपसे उम्मीद करते हैं। आप एमपी फोकस कीजिए, डिजास्टर मैनेजमेंट फोकस कीजिए, सोशल सेक्टर पर फोकस कीजिए। और हिस्ट्री की अगर मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करूँ तो आपके पास जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये मॉडर्न, प्लस अपन यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, वर्ल्ड हिस्ट्री। आप इन पे क्या कीजिए, अपनी अप्रोच बनाइए। इसके अलावा पॉलिटी, जियो, इकोनॉमी, साइंस टेक, ये सारे पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको जितना आता है उसको साइड कर लीजिए, जितना नहीं आता है उसको आप क्या कर लीजिए, अलग कर लीजिए। मतलब दोनों चीज़ें आपको क्या करनी है, अलग अलग करनी है। अलग करने के बाद करना क्या है, अब ये देखिए कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको रिवाइज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनमें एक आध रिवीजन से हमारा काम चल जाएगा, और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो बिल्कुल न्यू हैं। देखिए पहला क्लासिफिकेशन आपको क्या करना है, मेजर टॉपिक ढूंढना है, फिर आपको माइनर टॉपिक ढूंढना है। सर माइनर टॉपिक की अगर अपन यहाँ पर बातचीत करें तो देखिए कैसे, अगर अपन एमपीपीएससी की यहाँ पर बातचीत करते हैं, हिस्ट्री के बारे में अगर अपन यहाँ पर बात करें तो हमारा जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत की बात करें, ये प्राचीन भारत से क्वेश्चन आते हैं, फिक्स हैं, हमेशा एक ही जगह से आते हैं। मध्यकालीन आपके पास जो भारत है, इस मध्यकालीन भारत की अपन यहाँ पर क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, ये भी आपके पास बेटा क्या है, फिक्स है। अगर अपन जो विश्व भूगोल है, वर्ल्ड जियो की आपसे मैं बातचीत करूं तो ये वाला टॉपिक भी क्या है, फिक्स है, इससे लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं। या अपन बात करें जो इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी का वैश्विक स्वरूप आपके पास जो है यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि इंडियन जियो आपके पास क्या होती है, ज़्यादा आती है। और इंडियन जियो में भी इंडियन इकोनॉमी में अगर मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करूँ, अगर अपन बात करते हैं किसके बारे में, जो इंडियन इकोनॉमी है, इस इंडियन इकोनॉमी में भी कुछ सेक्टर स्पेसिफिक हैं। जैसे हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करें, आज के टाइम पर तो इसके सवाल आने की बहुत संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हमारा पेंडेमिक चला है, उस पेंडेमिक में एक ही तो सेक्टर है हमारा, कौन सा, इकोनॉमी, जो एग्रीकल्चर, जो ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। आप एग्रीकल्चर को समझिए, एग्रो क्लाइमेटिक जोन समझिए, एग्रो फॉरेस्ट्री को समझिए, कृषि का योगदान लिखिए भारत के विकास में, कृषि किस तरीके से प्रभावित हुई आपके पास कोविड-19 से, या इसको आप कैसे बचा पाए हैं कोविड-19 से, और कैसे बेहतर आप लोग कर सकते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन आपके पास है, काफ़ी टाइम से बैंकिंग वाला सेक्टर भी आपके पास यहाँ पर चर्चा में चल रहा है, तो आप बैंकिंग पे क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल आपके पास क्या है, आपको एक चीज़ फाइंड करनी है, ऐसे कौन से मेजर टॉपिक हैं और ऐसे कौन से माइनर टॉपिक हैं। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास अब उतना टाइम नहीं है कि आप जनवरी या फरवरी से मेंस की तैयारी स्टार्ट की, पूरा टाइम था, आप जितना टाइम यहाँ पर स्पेंड करना चाहते थे कर सकते थे, आपका मन करता था पढ़ने का,
तो पढ़ लेते थे, नहीं करता था तो नहीं पढ़ लेते थे। अब आप उस दौर में हैं, उस समय है जहां आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप चाहो तो नहीं पढ़ें तो काम चल जाएगा, नहीं बेटा, सपना बड़ा है, आपको मेहनत तो करना पड़ेगी। तो पहले आप मेजर और माइनर टॉपिक्स में क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए सब्जेक्ट को। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, आप इसकी 2 कैटेगरी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बनाई थी ये बना लीजिए। देखिए बेटा, ये जो 3 पेपर आपके पास है, GS4, GS5 और GS6, ये ऐसे टॉपिक हैं, इनमें नंबर तो भले आपको 500 मिलते हैं। अगर आप ईमानदारी से कोशिश करते हैं इन तीनों टॉपिक को तैयार करने की, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, जीरो से आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, इनकी ऑथेंटिक्स बुक्स उठाइए और रिमेनिंग आपके पास जो महीना है नवंबर का, मतलब आज से अगर मैं आपसे बात करता हूं तो लगभग आपके पास 22 डेज हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर अभी तो दिवाली है, फिर देवठान आ जाएंगे, फिर शादियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो देखो बेटा, आपकी दिवाली, आपका देवठान, आपकी शादियां सब कब होंगी, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अपने आप से वादा कीजिए कि 22 दिनों में, 22 डेज में GS4, GS5, GS6 आप इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने का मतलब क्या है, आपको आता है नहीं आता, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, लेकिन 22 दिन में आप ये जो सारे के सारे पेपर हैं, इन सारे पेपरों को बहुत बेसिक के साथ पढ़ेंगे और इनसे आप ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। तो अगले 22 दिन आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो 3 पेपरों के आसपास जाएगा। तो क्या सर इन 3 के भरोसे बैठे रहें, मान लीजिए दिसंबर में मेंस हो गया, तो देखो बेटा ऐसा नहीं है, इन 3 के भरोसे नहीं जाना है। आपके पास जो पेपर हैं GS1, GS2 और GS3, देखो यहाँ सब ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ सब्जेक्ट आते हैं और कुछ सब्जेक्ट नहीं आते। मतलब आर्ट्स वाला बच्चा है, इतिहास भूगोल पे पकड़ रखता है। आपको जो सब्जेक्ट आते हैं आप उनको अच्छा करिए, जो सब्जेक्ट नहीं आते हैं उनको रीड कीजिए, टाइम खराब मत कीजिए ज़्यादा उनके चक्कर में। क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक तो हमें आते हैं, हम उनको पढ़ना बंद कर देते हैं, जो टॉपिक नहीं आते हैं उनके चक्कर में पूरा टाइम खराब करते हैं, ना तो उनको पढ़ेंगे और ना ही हम उनको सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो आपको जो टॉपिक आते हैं उनको भी टाइम दीजिए, जो नहीं आते हैं उनको रीड तो कीजिए एटलीस्ट, कि आप 20%, 40% या 50% नंबर उनमें लेके आ पाए। तो देखिए क्या करना है आपको, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं GS4, GS5, GS6, आप इनको अगले 22 दिन में कवर करेंगे। और यहाँ से GS1, GS2 और GS3, इनसे आप डेली एक एक टॉपिक कवर करना स्टार्ट कर दीजिए, सब्जेक्टों को कवर करना स्टार्ट मत कीजिए। मतलब क्या है, आपको सब्जेक्ट के पीछे नहीं भागना है, आप तो बस इतना कर दीजिए कि जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। कैसे कवर करना है समझ लीजिए जरा इस चीज़ को। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ किसके बारे में, एक अपन आउटलाइन समझ लेते हैं। जियोग्राफी सब्जेक्ट मैंने आपके पास यहाँ पर लिया, जियो लिखा। अब जियो के देखो बेटा, पहली चीज़ तो जो क्वेश्चन आते हैं 3 मार्कर्स जो आते हैं, वो 3 मार्कर आपके पास आते हैं डेफिनेशंस। डेफिनेशंस का मतलब क्या है कि आपने अभी तक जितना पढ़ा हुआ है वो सब कुछ आपके पास आ जाता है। अपर्दन क्या होता है, अपक्षय क्या होता है, इरोजन क्या है, वेदरिंग क्या है, आपके पास क्लाइमेट क्या है, मौसम क्या है, ऐसी चीज़ें आती हैं। तो आप एक बार ऐसा कीजिए कि हमारी जो पूरी वर्ल्ड जियो है और इस वर्ल्ड जियो में जितने आपके पास डेफिनेशंस हैं, आप ये सारी डेफिनेशंस को राइट करने की कोशिश कीजिए। जितने शब्द आपको आते हैं उनको लिखिए और जो नहीं आते हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो जियो की अगर अपन बात करें तो पहले तो आप डेफिनेशंस पर जाइए, मतलब 3 मार्कर्स आपके पास जो हैं, आप ये 3 मार्कर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। फिर अपन यहाँ पर बात करते हैं सर 6 मार्कर की क्या करें। तो देखो बेटा, जो मोस्टली आपके पास 6 मार्कर आते हैं, ये 6 मार्कर 2 जगह से आते हैं। या तो आपको इंडियन जियो से देखने को मिलेंगे, या फिर आपको देखने को मिलते हैं कहाँ से, हमारा जो एमपी है इस एमपी से। तो आप एक बार भारत के भूगोल को अच्छे से पढ़ लीजिए, मध्य प्रदेश के भूगोल को अच्छे से पढ़ लीजिए। और अच्छे से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप पहले जैसे पढ़ते थे एक टॉपिक को आप 3 दिन तक पढ़ रहे हैं, नहीं, आप कोशिश कीजिए एक एक दिन में 3 टॉपिक कवर करने की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, आपने आपके पास जो सब्जेक्ट हैं इन सब्जेक्टों को कैटेगराइज कर लिया 3 पार्ट में, GS1, GS2, GS3, GS4, GS5, GS6, ये आपको 22 दिन में कवर करने हैं। साथ में इनके एक एक टॉपिक आपको क्या करना है, लेके चलना है।
अब मान लीजिए सर हमने ये भी कर लिया, फिर क्या करें? फिर आपको साथ में एक और काम ये करना है कि आप डेली जो आपका टाइम है, आपके पास तैयारी हुई है या तैयारी नहीं हुई है, आपका जो डेली टाइम है कम से कम 2 घंटे, जितना ज़्यादा निकाल सकते हैं उतना, लेकिन मिनिमम 2 घंटे। और अगले 8 दिन बाद आप इसे कम से कम 3 घंटे में कन्वर्ट कर दीजिएगा कि मुझे पर डे क्या करना है, 3 घंटे लिखना है। लिखने की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हम क्या करते हैं, या तो हम वो चीज़ें लिखने की कोशिश करेंगे जो हमें नहीं आती हैं। तो लिखने के लिए आपको क्या करना है बेटा, उन टॉपिक्स को लिखना स्टार्ट कर दीजिए जिन टॉपिक्स को लेकर आपको रिवाइज करना ना पड़े, रिवीजन करना ना पड़े, ज़्यादा सोचना ना पड़े। और लिखना ऐसे है जैसे आप पेपर के लिए लिखते हैं या पेपर में लिखने के लिए जा रहे हैं। मतलब क्या है कि पढ़ना तो है, अगले 60 दिन आपको कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे पर डे या 3 आवर्स आपको पर डे क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चे फ्री हैं उनके लिए, जो लोग वर्किंग हैं, आप जितना टाइम मैनेज कर पाते हैं उतना टाइम मैनेज कर लीजिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 60 और मैक्स टू मैक्स 90 डे आपके पास बचे हुए हैं। अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना सबका सपना होता है लेकिन सब करते नहीं हैं। क्यों? 2.5-3 लाख बच्चे फॉर्म डालते हैं, 4 लाख के आसपास फॉर्म पहुंच जाते हैं, और पेपर क्वालिफाई कितने करते हैं, 15,000 और 20,000 मैक्स टू मैक्स, डिपेंड करता है सीट्स के ऊपर। अगर आप 20,000 में आए हैं मतलब आप लकी चार्म हैं, आप कोशिश कीजिए ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है इस अपॉर्चुनिटी को आप सक्सेस में क्या कर पाएँ, कन्वर्ट कर पाएँ। मतलब क्या है, पहले तो आपने पूरा शेड्यूल सेट कर लिया, शेड्यूल सेट करने के बाद आपने आंसर राइटिंग करना भी स्टार्ट कर दिया। सर ये सारी चीज़ें तो होने लगी हैं, लेकिन बड़ी समस्याएं हैं। बड़ी समस्याएं क्या है, पढ़ा नहीं जाता, पढ़ने में मन नहीं लगता। तो देखिए आपके पास कोई विकल्प नहीं है पढ़ इसके अलावा। अगर कोई और विकल्प है तो आप ये तैयारी करना बंद कर दीजिए, कम से कम किसी ऐसे बच्चे का सिलेक्शन हो पाएगा जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। या फिर ऐसा करिए, अपना शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल बनाने का मतलब क्या है, ये सब आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जो बच्चे फ्री हैं, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जो वर्किंग हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, सब अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हैं। और टाइम टेबल को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। 3 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि एक हमारा जो समय होगा ये स्टडी का होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। स्टडी के साथ में आपको सिनॉप्सिस बनाने हैं। इससे आप में से बहुत सारे बच्चे परिचित नहीं होंगे, सिनॉप्सिस के बारे में बातचीत करेंगे। स्टडी करनी है, सिनॉप्सिस बनाने हैं। और तीसरा आपको यहाँ पर ये देखना है कि कैसे करके हमारा जो सिलेबस है, ये सिलेबस हम लोग क्या करें, कवर करें। अभी आपको भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, आसानी से जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहिए। आप एक स्लॉट ये बनाइए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट स्लॉट है वो आपके पास है रिवीजन। देखो रिवीजन का अपना एक तरीका होता है। सर ये रिवीजन कैसे करना है? जनरली सक्सेस को आपके पास 3 आर से डिफाइन किया जाता है। रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए और अगेन रिवाइज कीजिए। आप इसको क्या कर सकते हैं, 3 आर और टी के साथ लेके चल सकते हैं। मतलब ये सक्सेस फॉर्मूला को थोड़ा सा बदल दीजिए। रीड करना है आपको, क्लियर, और रीड करने के बाद आपको उसको टीच करना है। टीच करने का मतलब क्या है, आप ये समझिए कि आपके सामने कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, आप उसको पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक को ऐसे डिफाइन करना है, ऐसे टीच करना है जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं टीचर से कि टीचर हमें ऐसे पढ़ाए। मतलब रिवीजन तो आप करते ही करते हैं, 3 आर तो फॉर्मूला है, साथ में आपको एक टी और ऐड करना है, टीचिंग और ऐड कर लीजिए। आप पढ़ाइए अपने आप को और वो सारे डाउट सॉल्व कीजिए जो आप एक टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं। आप खुद आंसर राइटिंग स्किल्स बताइए कि ऐसे लिखना चाहिए, डायग्राम कहाँ यूज़ करना है, फ्लो चार्ट कहाँ लिखना है, वर्ड लिमिट्स पे फॉलो करना है, चीज़ों को अंडरलाइन करना है, ये सारी चीज़ें सिखाइए। आप टीचर बनिए, आप स्टूडेंट बनिए। यकीन मानिए ये वाला जो तरीका है आपकी तैयारी को बहुत आगे लेके जाएगा, बूस्ट कर देगा। आप वो सारी चीज़ें देखेंगे जो आपने आज तक नहीं देखी होंगी। तो जो सक्सेस फॉर्मूला है 3 आर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी का टाइम है, इसको अपग्रेड करते हैं, टीचर के साथ ऐड करते हैं, अपने आप को टीचर बनाइए। रिवीजन की बड़ी समस्या है, देखो कैसे करना है। एक तो जब आप स्टडी करते हैं उसी टाइम आप इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। देखो बेटा 3 आर का मतलब ये नहीं सिर्फ 3 बार पढ़ना है। जब आप पढ़ते हैं तब आप इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। फिर कोशिश कीजिए कि एक दिन के अंदर अंदर, मतलब आज आपने इसको पढ़ा तो कल आप इसको एक बार और स्टडी कर देंगे। इसके बाद फिर आपको कोशिश करना है एक बार
जो वीकली है, मतलब एक वीक में इसको रिवाइज करने का, और फिर एक बार आप कोशिश करेंगे कि मंथली इसको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। अब ये रिवाइज करने की जब भी आपके साथ बात आती है ना, एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या है, हम बैठ जाते हैं पोथी पन्ना खोलकर, जो किताबें आपने पढ़ी हैं, जो नोट्स आपके पास हैं, जिस तरीके से माया जाल चल रहा है आज हर चीज़ का, आप उस माया जाल को लेकर बैठ जाते हैं और हमेशा पहली 2-4 लाइन पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद रख देते हैं, हमें तो सारी चीज़ें आती हैं। देखिए, अगर आपको किसी अनजान शहर में ले जाया जाए, उसकी गलियों में घुमाया जाए, उसके बाद दोबारा अगर आपको फिर से वहाँ से लेके जाएंगे तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें पहचान में आ जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं या आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं। इसका मतलब ये है कि आप उनको याद कर पा रहे हैं, बस वैसे नहीं आती आपको। मतलब क्या है कि रिवाइज करने का तरीका ये नहीं है कि आप अपने पोथी पन्ना लेकर बैठ गए हैं उनको रिवाइज करना, नहीं। रिवाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, एक वाइट पेपर लीजिए और उस वाइट पेपर पर सारी चीज़ें नोट डाउन कीजिए रफली। ऐसे कोई सुंदर नहीं बनाना, मतलब ऐसे कोई सुंदर राइटिंग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक टॉपिक का एक सिनॉप्सिस बनाइए हर बार जब भी आप लोग रिवीजन करते हैं। अगले दिन करेंगे तब भी ऐसे करेंगे, दूसरे दिन करेंगे तब भी ऐसे करेंगे, मंथली करेंगे तब भी आपको ऐसे करना है। और इसके अलावा डेली बेसिस पर रिवीजन चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, किसी सभ्यता के बारे में कोई बातें आपके पास हैं, तो आपके माइंड में इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, मौर्यन सिस्टम, गुप्ता पीरियड, ये सारी चीज़ें चल जाना चाहिए। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को सोचते हैं तो माइंड में सारी चीज़ आना चाहिए कि सबसे पहले 1826 में इसके बारे में कुछ पता चला, देन 1853 में हमें कुछ ईट्स टाइप के मिले, 1921 में दयाराम साहनी इन्होंने खोज की, फेमस साइट्स थे, इनकी सोसाइटी इस तरीके से थी, पॉलिटिकल सिस्टम ये था, इकोनॉमी इस तरीके से था, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, देन इमरजेंस ऑफ आपके पास जो आर्यंस थे। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चलना चाहिए। और जब भी आप लोग रिवीजन करने बैठते हैं, आपको रिवाइज कैसे करना है, वाइट पेपर लीजिए और उस पर चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। अब ये वाला तरीका छोड़ दीजिए कि हमें सर के लेक्चर देखने हैं, हमें पीडीएफ्स उठाने हैं, हमें नोट्स उठाने हैं, हमें किताबें उठानी है, नहीं। आपको इस तरीके से क्या करना है, रिवाइज करना है। तो आपकी तैयारी का पहला हिस्सा क्या है, आप स्टडी करेंगे। दूसरा हिस्सा आपके पास क्या है, आप रिवाइज करेंगे। और तीसरा हिस्सा आपके पास क्या है, आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। और राइटिंग प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है कि आपको जो भी आने लगा है, जो भी आप लोगों को आने लगा है, आप उसकी क्या करेंगे, राइटिंग यहाँ पे करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखो बच्चे, राइटिंग तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, हर कोई बच्चा कोशिश करता है मैं बहुत बढ़िया लिखूं, लेकिन वो अपनी कभी कमियों पे फोकस करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आपको किसी के पास चेक कराने जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास आपके सीनियर हैं, आपके भाई हैं, आपके टीचर हैं, कोई फैकल्टी अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है अवेलेबल तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आप प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर लिखिए। और प्रॉपर फॉर्मेट की आपसे यहाँ पर बातचीत करता हूँ तो 2019 आपका पुराने पैटर्न पे होगा। पुराने पैटर्न का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको 3 प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके पास क्या है, एक हमें देखने को मिलेगा 3 मार्कर, एक हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा 6 मार्कर, और एक हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा 15 मार्कर। देखो भाई, करना तो पड़ेगा, क्या करें, ये मानव जीवन है, पेट के लिए करना पड़ता है। आप ये भी सोच के कर सकते हैं। 3 मार्कर को देखो बच्चा पार्टी क्या चाहिए आपको, 20 वर्ड्स। देखो भाई, एक चीज़ याद रखना, ये वर्ड्स लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली हम ये समझते हैं जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे, नहीं। आप ये 20 वर्ड्स में ही लिखेंगे। अगर आप 20 से 25 वर्ड भी जाते हैं तो आप अपने नंबर काट दीजिए। आप खुद अपनी कॉपी को चेक कीजिए और ऐसे कॉपी को चेक कीजिए कि किसी आपके कंप्यूटर की कॉपी को चेक कर रहे हैं और आपका एक ही उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को क्या करना, कट करना। अगर आपको आपकी राइटिंग समझ में नहीं आती है तो नंबर काट दीजिए। अगर आपको अपने डायग्राम पसंद नहीं आते हैं तो नंबर काट दीजिए। यकीन मानिए 2 महीने बाद आप इतना परफेक्ट आंसर लिख पाएंगे जितना कोई टीचर आपको गाइड नहीं कर सकता है। तो देखो, 3 मार्कर में क्या चाहिए, 20 वर्ड्स। 6 मार्कर की आपसे यहाँ पर बात करता हूँ। ये सर जो आयोग है इसने आपको 100 वर्ड्स लिखने का बोला है और 15 मार्कर में आपको 300 वर्ड्स लिखने को बोला है। ये सारी बातें आपको यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। तो देखो, आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, इस वर्ड्स लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना है, इसके आसपास लिखना है, इससे ज़्यादा मत लिखिए और खुद अपने नंबर, अपनी कॉपी को क्या कीजिए, चेक कीजिए। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये सोचिए, एक वो मिशन है जो आपका ड्रीम है, आपकी लाइफ है। इसके बाद
शोहरत मिलने वाली है, पैसा मिलने वाला है, सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है, सब कुछ मिलने वाला है, आपके सपने पूरे होने वाले हैं, हम इतना सा काम नहीं कर सकते? 60 to 90 डेज हम घर के अंदर नहीं रह सकते? अरे बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं जीवन में। देखिए, आप कुछ मत करिए पूरे टाइम, अगर आप फ्री हैं और आप सच में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आप बस एक काम करिए, आपका जो रूम है इस रूम से निकलना बंद कर दीजिए। रूम में बैठ के नहीं पढ़ना है, मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, जो करना है करिए, आप सोइए, खाइए, गेम्स खेलिए, मोबाइल चलाइए, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। कितने दिन करेंगे? 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, एक दिन आपका मन भर जाएगा इस चीज़ से, फिर आप पढ़ाई की तरफ आएंगे। आप रूम में रहिए और ज़्यादा नहीं चाहिए, आप पर डे अगर 5 से 6 घंटे लगातार देने लगेंगे ना, आपको आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अगले 2 महीने आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। आपके पास बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, आप कोशिश कीजिए, इस अवसर का आप लाभ उठाएं और यहाँ से आप पढ़कर, अभी टाइम है, बहुत टाइम है आपके पास। 2020 का सपना मत देखिए। जिनका 19 क्वालिफाई हो रहा है, यू ऑल आर लकीएस्ट पर्सन, बिकॉज इतना टाइम एंटायर हिस्ट्री में कभी नहीं मिलेगा MPPSC की में, और कभी नहीं मिला है, आगे आने वाले टाइम में भी कभी नहीं मिलेगा। अगर आप इन बातों से परेशान हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमने बहुत सारा टाइम खराब कर लिया, हम परिस्थितियों को, परिवार को, दोस्तों को, सबको दोष देते रहते हैं। क्या आपने कभी शिद्दत से पढ़ के देखा कि कोई टॉपिक आपके मन में आए? इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा है? अभी हाल मैं आपसे बोलूं कि राइट 3 मार्कर, 6 मार्कर और 15 मार्कर क्वेश्चन ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन, एनी जो भी आपको बहुत अच्छे से आते हैं, आप में से कोई भी नहीं लिख पाएगा। सर थोड़ा सा रिवीजन कर लें बेटा, ये जो आदत है ना, ये आदत को ख़त्म करना है। किसी भी टॉपिक को जब भी आप लोग पढ़ते हैं, आपको उसके बारे में सब कुछ पता है। क्या सब कुछ पता है? कि भैया यहाँ से प्रीलिम्स आएगा, कोई टॉपिक जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में सारी चीज़ें होना चाहिए कि ये पीटी के लिए क्या इससे इम्पोर्टेंट है, मुझे इसको मेंस के लिए कैसे तैयार करना है, और यहाँ पर इंटरव्यू की जो अप्रोच क्या होनी चाहिए। हम सोचते नहीं हैं, दिक्कत ये है, हम दिखावे में इतने रहते हैं कि हम कुछ कह ही नहीं सकते। सर दिखावा क्या? देखो भाई, बड़े फेज होते हैं, बड़े चरण होते हैं हमारे MPPSC के एग्जाम में। एक आपको पीटी देखने को मिलता है, फिर हमें यहाँ पर मेंस देखने को मिलता है, फिर हमें इंटरव्यू देखने को मिलता है, देन आपको ट्रेनिंग और पोस्टिंग। बच्चा 2 सपने देखता है, या तो इसके आसपास घूम रहा है, प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई हो जाए, फिर पोस्टिंग के आसपास घूमना है, शर्मा जी को ये सिखाना है, वर्मा जी को वो दिखाना है, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, घर वालों को दिखा देंगे, हम क्या कर सकते हैं। अरे भाई सारी बातें छोड़, जब सफल होगा, जब रिजल्ट आएंगे तो डेफिनेटली पूरी दुनिया तुझे पहचानेगी, पूरी दुनिया तेरी रिस्पेक्ट करेगी। जो तुझे आज कुछ नहीं मानते थे, कल वो तेरे आगे पीछे होंगे। लेकिन उसके पहले ये करना पड़ेगा, मेंस, इंटरव्यू, ट्रेनिंग, देन पोस्टिंग। इसको सोचना बंद करो और इसको सोचना बंद करो, फोकस ऑन दैट। ये जो आपके पास है मेंस, इस पर फोकस कीजिए। ये जो 6 पेपर हैं GS के, यही आपकी लाइफ है, यही आपका जीवन है, यही आपका घर वाले, इश्क, मोहब्बत, प्यार, सब कुछ यही है। कुछ नहीं करना है, 3 महीने का टाइम है आपके पास, आप इनको पढ़िए अच्छे से। 2020 वाले बच्चों, आपके लिए भी बहुत सारी वीडियोस लेकर आएंगे, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। 2019 वाले बच्चों, एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो है, अगर इससे आप कुछ सीख पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, हैव अ नाइस टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।